हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से। आज सेट थ्योरी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है क्या है, आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में निश्चित कीजिए कि कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि सत्य है तो साबित कीजिए और यदि असत्य है तो उदाहरण दीजिए। चलिए तो हम देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। लिखा गया है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ सी तो क्या ए इज सबसेट ऑफ सी। बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर आपका क्या होगा, सत्य होगा। अब ध्यान दीजिए सत्य क्यों होगा इसका आंसर, इस बात को समझिएगा। देखिए माना कि x इज एलिमेंट ऑफ ए। क्या बोला गया, x इज एलिमेंट ऑफ ए बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। दैट मीन्स क्या हो गया, x इज ऑल्सो, आपको क्या दिया गया है, a इज सबसेट ऑफ b। तो जब x इज एलिमेंट ऑफ a दैट मीन्स x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ क्या, b। नहीं होगा, क्योंकि a जब सबसेट है b का तो b a का सारा सदस्य कहाँ मिलेगा आपको, b के अंदर मिलेगा। और a क्या है, सबसेट है, तो यानी कि a का कोई एलिमेंट यदि x है तो वो b में भी क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। ठीक है, तो x इज द एलिमेंट ऑफ a देन x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। पुनः देखिएगा, पुनः एक स्टेटमेंट आपको प्रश्न में क्या दिया गया है कि b इज सबसेट ऑफ c। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा x तो b में पहले से मौजूद हो गया, क्योंकि वो a में था इसलिए b में भी हो गया। तो b तो फिर बोल सकते हैं आप x इज एलिमेंट ऑफ b, और चूंकि b सबसेट है c का, इसका मतलब कहीं ना कहीं x कहां पर है, c के अंदर भी है। तो x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ क्या बोलिएगा, c बोलिएगा। अतः आप क्या बोल सकते हैं, अतः आप बोल सकते हैं कि चूंकि ये x a का भी एलिमेंट है और x c का भी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, a इज सबसेट ऑफ क्या, c। a इज सबसेट ऑफ क्या हो गया, c। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको प्रूव करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करें। कहता है a इज नॉट सबसेट ऑफ b। a b का सबसेट नहीं है और b c का सबसेट नहीं है, तो बताइए a c का सबसेट भी नहीं होगा। ऐसा कोई जरूरी है क्या, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। c का सबसेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप ए ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, इसका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एग्जांपल जरा क्रिएट करके दिखाई दीजिए। जब असत्य हो रहा था तो हमको क्या देना है, एग्जांपल देना है। तो हमने ए को इस तरह से बनाया कि ए हमारा 2 3 4 है। हमने बी इस प्रकार से लिया कि ये 5 6 और 7 है, और सी हमारा क्या है, वो 1 2 3 4 8 और 9 है। ठीक है, हमने 3 एग्जांपल्स क्रिएट कर लिए अपनी तरफ से। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास 2 3 4 ये है। अब जरा ध्यान से क्या बोला, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए क्या बी का सबसेट है क्या, नहीं है सबसेट। फिर आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो 2 3 4 बिल्कुल भी सबसेट नहीं है किसका, 5 6 और 7 का। ठीक है, नहीं है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से आप बोलिएगा कि बी नॉट सबसेट ऑफ सी। दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है। जरा देखिए तो 5 6 7 नॉट सबसेट ऑफ कितना, 1 2 3 4 8 एंड 9। लेकिन इस दोनों के सबसेट नहीं होने से इस दोनों का सबसेट नहीं होना तो प्रूव नहीं हो रहा है ना। देखिए तो जरा सा आप बोलिएगा क्या ए इज सबसेट ऑफ सी हो गया, यहाँ पर तो नहीं हो गया। हाँ दे रहे 2 3 और 4, और इसके अंदर कितना कितना एलिमेंट है, ये तो देखो सबसेट हो गया 1 2 3 4 8 और 9। यानी कि कहीं ना कहीं ए क्या हो गया, सबसेट हो गया। जबकि ए बी का सबसेट नहीं था, बी सी का सबसेट नहीं था, लेकिन ए और सी क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी, दोनों केस आपको पूरी तरह से स्पष्ट है। तो चलिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के। चलिए ध्यान दीजिए, फिर से वही बात, आपको क्या बोला गया कि a इज सबसेट ऑफ b, यानी कि a का सभी सदस्य कहां पर है, b में है। और b इज एलिमेंट ऑफ c, तो b जो था ना बड़ा वाला सेट, वो एलिमेंट हो गया। किसका एलिमेंट हो गया, आपका c का एलिमेंट हो गया। तो क्या a भी एलिमेंट होगा c का, बिल्कुल नहीं होगा। b जो सेट था उसके अंदर a का सब सदस्य था, लेकिन b यदि एलिमेंट हो जाएगा c का तो a एलिमेंट बिल्कुल भी c का नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने a को लिया, मानिए आपने लिया 2 और 3, और उसमें आपने b कितना लिया था, b को आपने सेट बनाना है तो b आप ले लीजिए, कितना हो गया 2 3 और 4 हो गया। और c जो है वो किस तरह से डिफाइन किया गया उस बात को देखिएगा। c के बारे में कहा गया है कि b इज एलिमेंट ऑफ क्या, c। तो आप कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या एक एलिमेंट आपको मिलेगा,
2 3 4, एक एलिमेंट ये मिलेगा, ये 6, इस तरह से बंद कर लीजिए आप इस तरह। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए तो पहली कंडीशन में क्या बोला गया था कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल हमने दिखाया कि ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो ए का सारा सदस्य बी में मौजूद है, उसने बोला कि दिखाओ भैया बी इज एलिमेंट ऑफ सी, हमने बिल्कुल दिखाया बी इज एलिमेंट ऑफ सी। तो क्या इससे आपको देखने को मिलता है कि कहीं ए भी इसका एलिमेंट है? नहीं है, ए का दोनों एलिमेंट इसके अंदर बी के अंदर, लेकिन चूंकि यदि ये बी इसके अंदर चला गया है तो ए तो कभी एलिमेंट नहीं होगा। तो अतः हम क्या बोलेंगे, अतः ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी। तो ये कैसा हो गया? असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 18 की। बोला गया है सी में कौन सा समष्टीय समुच्चय लिया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि सभी उप समुच्चयों का एक समुच्चय होता है, इसको क्या कहते हैं? समष्टीय समुच्चय कहते हैं। तो जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है पाई दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है। लेकिन बी के अंदर आप जरा देखिएगा तो ये सबसे ज्यादा बढ़िया यूनिवर्सल सेट बन सकता है। यूनिवर्सल सेट क्या दिया गया है? 0 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 और 10 है। तो यानी कि सबसे बढ़िया यूनिवर्सल सेट बनने की क्षमता किसके अंदर है? बी के अंदर है। तो आप क्या रखोगे आंसर? आपका बी आंसर होगा। तो फिर जरा ध्यान से देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए, फिर से समष्टि समुच्चय पूछा गया है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? त्रिभुजों का समुच्चय ले लो। आपके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? त्रिभुजों का समुच्चय। क्या हो जाएगा? कुल त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समुच्चय नहीं ले रहे ना आप, किसका लोगे? त्रिभुजों का समुच्चय लोगे तो उसमें सब समुच्चय त्रिभुज आ जाएगा, उसमें वो भी आपका आ जाएगा। फिर दूसरे वाले के लिए भी सेम है, आप क्या लोगे? सभी तरह के त्रिभुजों का समुच्चय लोगे तो उसके अंदर आपका समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा। ठीक है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय ले लो ना, मैंने ये कहा सभी त्रिभुजों का, सभी तरह के त्रिभुजों का समुच्चय आप ले लो। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्या कहा गया है उसको समझते हैं हम लोग। टाइप 4 में अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है आपको दो सेट को बोला गया है बराबर होगा यदि और यदि ए बराबर सी और बी बराबर डी। समान समुच्चयों के बारे में आप क्या जानते हैं कि दोनों के अंदर सेम ही समुच्चय हो जाए, यानी कि ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर हो जाए, तभी ये कंडीशन कर सकते हैं। तो हमको कहा गया है कि कंडीशन है कि यदि ए बराबर सी के हो जाए तथा ये कंडीशन तभी फॉलो कर सकता है जब बी बराबर किसके हो जाए? डी का। इसके कहने का मतलब क्या? ये सेट ए जो है बराबर किसके हो जाए? सेट सी के हो जाए, और सेट जो बी है आपका बराबर किसके हो जाए? सेट डी के हो जाए। इसके कहने का मतलब आपका क्या कह सकता है कि सेट ए बी जो है बराबर किसके हो जाए? सेट सी और डी के हो जाए। यही कहना चाह रहा है ना? देखिए ध्यान से क्या बोला गया, ये तभी सही हो सकता है जब हो जाए ए बराबर सी और बी बराबर डी। तो ठीक है, हमने वही किया कि ये ए बराबर सी और बी बराबर डी करने का मतलब सेट ए सेट सी के बराबर, सेट बी सेट डी के बराबर करने का मतलब सेट ए बराबर बी क्या हो जाता है? सेट सी बराबर डी के हो जाता है। अब हमको कथन क्या दिया गया है, जरा ध्यान दीजिए कि ए जो है ए बी एक सेट है जो बराबर किसके है? आपका सी, सेट ऑफ सी डी इसके बराबर है। तो बराबर है, कैसे बराबर है? आप जान रहे हैं कि ये तो भैया जैसा है वैसा ही रहेगा, और इधर वाला जो है आपका क्या बन जाएगा? जरा देखिए ध्यान से। सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी को हम लोग ए लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। अतः क्या बोलेंगे? ये दोनों आपस में बराबर है, और क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा रूट। क्लियर हो गया आपको बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें फटाफट। कहा आए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया है परिमित समुच्चयों का उप समुच्चय क्या होता है? परिमित होता है। अब ध्यान से देखें ना जरा सा, परिमित समुच्चय कहने का मतलब क्या? जिसके अंदर नंबर क्या हो? फिक्स हो। परिमित समुच्चय वही कहलाता है ना जिसके अंदर क्या हो? इनमें आपका जो फिनाइट सेट होता है उसके अंदर नंबर क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, यानी फिक्स होते हैं। मान लीजिए कि कोई आपने सेट लिया है जिसके अंदर नंबर क्या है? कुछ भी नंबर दिया गया है या एनी नंबर हो तो क्या होगा? डिफाइन नंबर हो गया ना उसके अंदर। तो नंबर जब डिफाइन होता है तो उप समुच्चयों की संख्या बराबर आपने क्या पढ़ा? मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक सेट लिया है, उसके अंदर आपने मान लीजिए एक आपने ए सेट लिया है जहां पर कि आपने कुछ नंबर्स रख दिए रैंडमली, और आपने बोला कि ये परिमित यही ना परिमित होता है जिसके अंदर नंबर की संख्याएं हम क्या कर सके गिन सके। तो ये आपका योग, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाती है? उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी?
आपको पता है 2 टू द पावर क्या होता है, n होता है। तो ध्यान देना ये 2 टू द पावर n का मतलब क्या है, 2 पर पावर n यानी कि 2 पर पावर 4, यानी कहीं ना कहीं तो इसको निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो इसको निकाल सकते हो तो आप क्या बोलोगे, इसके ऊपर समझिए की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। अच्छा दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है पावर सेट्स के बारे में, तो पावर सेट्स के लिए सेम फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, तो आप क्या बोलोगे, वहां पर भी क्या बोलोगे कि इसके घात समुच्चयों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। तो ये इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं था, आपको करना कुछ नहीं था, इसमें लिखना था समुच्चयों की संख्या बराबर 2 टू द पावर n, और n यदि डिफाइन हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, आपका ये हो जाता है परिमित। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया है साबित करिए, क्या साबित करिए कि A इज सुपर सेट ऑफ B, ठीक है, आदि समुच्चय है। फिर बोला गया है B इज सुपर सेट ऑफ क्या, C, तो क्या बोला गया है कि A इज ऑल्सो सुपर सेट ऑफ C, ठीक है, A इज ऑल्सो सुपर सेट ऑफ C। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमने मान लिया कि X इज एलिमेंट ऑफ C, कंडीशन नंबर यहां से चल रहे ना, B इज सुपर सेट ऑफ C, यानी कि B जो है, यानी कि C इज सबसेट ऑफ क्या है, B है। B इज सुपर सेट करने का मतलब C इज सबसेट, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि X इज एलिमेंट ऑफ C होगा, तो इस कंडीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि X इज ऑल्सो एलिमेंट इन B, यदि C में है तो B में होगा, क्योंकि B बड़ा है और C का सारा सदस्य किस में होना चाहिए, B में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। दूसरे कंडीशन से यदि हम लोग चले सेकंड कंडीशन वाले को ध्यान दे, तो बोला गया है A इज सबसेट ऑफ B, तो इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं कि X इज एलिमेंट इन B, दैट मींस X इज आल्सो एलिमेंट इन A, बिकॉज कि आपका B जो है A क्या है, सुपर सेट ऑफ B है, B में X पहले से मौजूद है, तो A के अंदर तो X मौजूद ही होगा ना, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन हमारा फॉलो कर गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि X हमारा A में भी है, X हमारा C में है, और C छोटा है, X बड़ा है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि A जो है सुपर सेट ऑफ क्या होगा, C होगा। तो अच्छी क्या लिखेंगे इसको, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही करने का तरीका था, जैसे आपने सबसेट वाला किया था वैसे आपको क्या करना था, सुपर सेट वाला करना था। चलिए हम आज अगले एक्सरसाइज की थ्योरी की बात करेंगे वेन डायग्राम से। चलिए आइए कुछ एक बातें समझे वेन आरेख के बारे में। पहले तो पता होना चाहिए कि वेन आरेख जो है एक स्विस गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम यूलर था। इनका नाम क्या था, यूलर था। इन्हीं के द्वारा पहली बार समुच्चय को इन वक्र आकृतियों में बनाया गया था, ठीक है। आपको कहा गया कि स्विस गणितज्ञ यूलर ने समुच्चय को बंद वक्र द्वारा निरूपित किया, जिसे समुच्चय जिसमें कि समुच्चय जो है एक वृत्त तथा उसके अवयव इसके अंदर स्थित बिंदुओं से निरूपित किए जाते थे। ये बातें आपको मैंने स्पष्ट कराई कि सबसे पहले जो है यूलर ने इस पद्धति का खोज किया था कि जहां पर कि क्या होता था, आपको समुच्चयों को दिखाने के लिए हम एक वृत्त और एक आयत का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, वक्र आकृतियों का प्रयोग करते थे, तथा इसका नाम उन्होंने वेन आरेख का, इस आकृति को हम लोग क्या कहते थे, वेन आरेख कहते थे। और इस वेन आरेख का नाम अंग्रेजी तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पे रखा गया था। किसके नाम पे रखा गया था, जॉन वेन के नाम पर रखा गया था। तो ये बातें तो आपको पहले स्पष्ट हो गई कि चलो भैया, कभी आपको पूछा गया कि सेट थ्योरी में वेन आरेख किसके द्वारा खोजा गया, तो बोलेंगे स्विस गणितज्ञ किसके द्वारा, यूलर के द्वारा। किसके द्वारा, यूलर के द्वारा। अच्छा ठीक है, इसमें होता क्या था, इसमें बंद आकृति होती थी आयत और वृत्त के रूप में, ठीक है, जहां पर कि आयत जो है आपका समष्टीय समुच्चय को तथा वृत्त जो है आपका किसको, उप समुच्चयों को दिखाता था। आयत किसको दिखाता था, समष्टीय समुच्चय को दिखाता था, और ये किसको दिखाता था, उप समुच्चयों को दिखाता था। ये बातें स्पष्ट हो गई। फिर पूछा गया चलो वेन आरेख खोजा, तो यूलर ने नाम इसका वेन डायग्राम क्यों पड़ा, तो अब बोला जाएगा कि इसका नाम उन्होंने जो है अंग्रेजी तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पे रखा था, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई। तो देखिए कुछ इस तरह का चित्र इसके अंदर बनता था। एक तो आपका ये चित्र है, और कौन कौन से चित्र हो सकते हैं इसमें, ये आपका इस तरह का चित्र भी हो सकता था, ये आपका इसके अंदर इस तरह के भी चित्र बनते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के चित्र बनते हैं। तो जहां पे इसके कंडीशंस को आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कब ये आपका सबसेट है, कब इसके अंदर यूनियन दिखाना, ये चीजें मैं आगे पढ़ूंगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। तो ध्यान दीजिए, उसमें जो आयत होता है ये क्या होता है, ये एक समष्टीय समुच्चय को शो करता है। क्या करता है, समष्टीय समुच्चय को। और ये आपका गोला बना हुआ किसको दिखाता है, उप समुच्चय को शो करता है। उसी तरह से ये S हो गया, ये दोनों क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। ये भी S हो गया, ये दोनों क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। ये बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी।
फिर बात करें समुच्चयों की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ सेट। अब ध्यान दो, ऑपरेशन मतलब होता क्या, जोड़ना घटाना ही तो होता है ना, हम लेकिन मैथ के ऑपरेशन कर रखे हैं, जोड़ घटा गुना भाग, जस्ट है यहाँ पे सेट में भी क्या है, ऑपरेशन दिया गया है। तो 3 प्रकार के ऑपरेशन हमको पहले तो फोकस करना है, वो क्या क्या है, सम्मिलन यानी कि यूनियन। सम्मिलन यानी कि क्या होता है, यूनियन होता है, और यूनियन को हम लोग शो करते हैं ये जो आपका यू होता है ना, यू इस तरह से शो करते हैं, क्या करते हैं, यू से शो करते हैं, ठीक है। उसी तरह से सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को क्या है, यू को आप उल्टा लिख दो, यू को क्या करो, उल्टा लिख दो, ये क्या करा जाता है, इंटरसेक्शन कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे किसके, अंतर की, किसकी बात करेंगे, अंतर की, यानी डिफरेंस की, यानी लिखते कैसे उसको, माइनस का जो चिन्ह होता है ना, सेम एज आप माइनस के चिन्ह के बराबर ही लिखेगा। तो आपको याद रहेगा कि समुच्चय की संक्रियाएं कितनी है, 3 है, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर, यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। साइन आपको पता है, यूनियन का यू दीजिए, इंटरसेक्शन का उल्टा यू दीजिए, और माइनस वाला साइन किसके लिए हो जाएगा, अंतर के लिए हो जाएगा। ये वाला आयत सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, इसके अंदर मौजूद जो वृत्त होते हैं क्या कहलाते हैं, उप समुच्चय कहलाते हैं। खोजा किसने था, यूलर ने। नाम किस पे रखा गया, जॉन वेन के नाम पे। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई पूरी तरीके से। चलिए अब हम बात करेंगे इनके ब्रीफ पे, चलिए ध्यान दीजिएगा। सम्मेलन के बारे में पहले बात करें हम लोग। सम्मेलन के बारे में कहा गया कि 2 समुच्चय ए और बी का सम्मेलन एक ऐसा समुच्चय होगा जहां या तो ए के सभी सदस्य, या तो बी के सभी सदस्य, या तो दोनों के ही सभी सदस्य क्या हो, मौजूद हो। यानी कि ए एक सेट है, बी एक और सेट है, तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर ए का सभी सदस्य या फिर बी का सभी सदस्य या फिर दोनों का ही सभी सदस्य क्या हो, मौजूद हो। जरा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तथा इसे सूचित किससे किया जाता है, सूचित किया जाता है ए यूनियन बी से। किससे सूचित किया जाता है, ए यूनियन बी से। ये बातें आपको स्पष्ट हो रही होगी, ए यूनियन बी से सूचित किया जा रहा है इसको। अरे ध्यान दीजिएगा कि चलो मान लिया हमने कि हमारे पास 2 सेट है, आपको दिया गया a बराबर 2 3 4, b बराबर 3 4 5 6 3 4 6 8। तो a यूनियन b क्या कहा गया है आपका, या तो इसका, तो चलो या तो इसका 2 3 4, ठीक है, या फिर b का यानी कि 3 4 6 8 3 4 6 8, या फिर दोनों का ही सभी सदस्य क्या हो, मौजूद हो। तो क्या कहला जाता है वो, a यूनियन बी कहला जाता है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जिस 2 के बीच में आप यूनियन ले रहे हो, तो आप दोनों का सभी सदस्य उठाए क्या करो, उसके अंदर डाल दो। तो इसके अंदर कौन कौन सा, 2 3 4 था, इसके अंदर 3 4 6 8 था। तो हमने क्या किया, दोनों का जो सम्मेलन था यानी दोनों का जो यूनियन था, हमने क्या किया, उसके अंदर रख दिया। ये बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए अब इसके थोड़े थोड़े बेन आरेख वाले पार्ट पे चलते हैं, और इसका कुछ प्रतीकात्मक रूप होता है, उसको भी आप समझिएगा। कहने का मतलब है कि यदि हम बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी, तो इसका मतलब ये है कि x इज एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। यदि x इज एलिमेंट ऑफ a है, तो x इज एलिमेंट ऑफ a है, तो आप बोल सकते हो या फिर x इज एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। इस केस में तो क्या बोलोगे आप, x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ a यूनियन b बोल सकते हो। कब, जब x इज एलिमेंट ऑफ a हो या तो x इज एलिमेंट ऑफ क्या हो, b। यही बात ना बोल रहा है आपको कि a यूनियन b के अंदर आपको a भी प्राप्त होगा, b भी प्राप्त होगा। वही बात यही बोल रहा है कि x यूनियन b के अंदर आपको x इसका भी एलिमेंट हो या फिर x उसका एलिमेंट हो, तो अंततः x किसका एलिमेंट हो जाएगा, a यूनियन b का हो जाएगा। लेकिन यदि x एलिमेंट a यूनियन b का नहीं है, यानी कि a यूनियन b का x यदि एलिमेंट नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि x किसी का एलिमेंट नहीं हो सकता है, ना तो a का हो सकता है और ना ही किसका हो सकता है, ना ही किसका एलिमेंट हो सकता है, b का। क्योंकि इसका एलिमेंट नहीं है तो बाकी दोनों में तो ये होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये बना किससे, a और b से बना है, और a और b में यदि यूनियन में ही x नहीं है तो बाकी दोनों जगह x कहां से होगा, तो आपको x होने की संभावना वहां पे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। चलिए बात करेंगे हम लोग वेन डायग्राम के ऊपर। समझिएगा, हम लोगों ने 3 वेन डायग्राम्स लिए हैं, यहां पर इन डायग्राम्स को समझने का कोशिश करिएगा। इस वाले के अंदर देखने को आपको क्या मिल रहा है, एक बड़ा वाला सेट है, उसके अंदर छोटा वाला सेट घुसा हुआ आपको दिख रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा ये क्या है। अब देखिए एक बहुत बड़ा सेट, उसके अंदर छोटा वाला सेट कब जाता है कि जब छोटा वाला बड़े वाले का क्या हो, सबसेट हो जाए। तो यहाँ पे आपको साफ दिखेगा ए इज सबसेट ऑफ क्या है, ये बी है। ए इज क्या है, सबसेट ऑफ बी है। यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए, कोई किसी के अंदर गया है क्या, कोई किसी के अंदर गया नहीं है, तो कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी तथा बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए।
यदि इसके अंदर नहीं जा रहा है इसका मतलब दोनों में से कोई सेट नहीं है, क्योंकि आपका इतना ही पार्ट कॉमन आपको इसमें दिखाई दे रहा है। और सबसेट होने के लिए क्या है, सभी सदस्य कहाँ होने चाहिए, इसके अंदर होने चाहिए। अब जरा ध्यान दो यहाँ पर, तो इस तरह का जब समुच्चय आपको दिखाई दे, कोई किसी से टच नहीं करे, इसको असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। यहाँ ये ए है और ये बी है, ए और बी असंयुक्त समुच्चय है। क्या है, असंयुक्त। अच्छा, असंयुक्त समुच्चय आपको बताया जाएगा, आगे मैं बता रहा हूं उसको। असंयुक्त समुच्चय कहते किसको है, पहले क्वेश्चन तो आपको यही उठ जाएगा सर, असंयुक्त समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें ना तो ए का कोई सदस्य बी में और ना ही बी का कोई सदस्य ए में हो, तो उसको असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। ये संयुक्त समुच्चय देखिए, ए का कुछ सदस्य बी में है, बी का कुछ सदस्य ए में है, लेकिन इसके अंदर कोई भी सदस्य कहीं भी नहीं है, इसलिए कट नहीं किया, तो इसको क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि हमको इसके अंदर यूनियन दिखाना हो, यहाँ पे क्या दिखाना हो, ए यूनियन बी दिखाना हो, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, वह पार्ट जिसमें ए और बी दोनों का सारा अवयव मौजूद हो। तो जरा ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं यही वाला पार्ट होगा ना, जिसको मैं क्लियर कर रहा हूं, ये पार्ट आपको क्या होगा, ए यूनियन बी को नहीं दिखाएगा, ये वाला पार्ट आपको क्या दिखा रहा है, ए यूनियन बी को दिखा रहा है। कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें ए का भी सभी पार्ट होना चाहिए, बी का भी सभी पार्ट होना चाहिए, तो ए बी किसके अंदर, गोले के अंदर ही है ना। अब ज्यादा ध्यान दीजिए, यदि हमको यहाँ पर ए यूनियन बी दिखाना होगा, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या कहा, ए का और बी का दोनों का सदस्य आने का मतलब ये पूरा पूरा पार्ट क्या चला जाएगा, ये पूरा पूरा पार्ट क्या आपको चला गया, यूनियन ही चला गया, नहीं ये आपको क्या हो गया, यूनियन। ये वाला जो पूरा पार्ट हमने कलर किया, ये वाला जो पूरा पार्ट हमने कलर किया, ये क्या कहला गया आपका, यही तो आपका क्या कहला गया, ए यूनियन बी। रीजन पूछोगे सर क्यों ऐसा हो रहा है, तो ध्यान दो ना, ये ए है ये बी है, तो सारा पार्ट तो इसका आ जाएगा ना, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, यूनियन बना देगा आपको। उसी तरह से यदि इसका पूछा जाए, तो देखो ये वाला ए है और ये वाला क्या है, बी है, तो ये दोनों अलग अलग मिलके क्या बनाएगा, ए यूनियन बी बनाएगा। ठीक है, ये बातें आपको क्या हो रही होगी, स्पष्ट हो जा रही होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करेंगे सर्वनिष्ठ के ऊपर। चलिए बात करें सर्वनिष्ठ की, जरा इस बात को समझिएगा आप लोग। सर्वनिष्ठ किसे कहते हैं, कहा जाता है दो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी दोनों में मौजूद हो। वहां पर बोला गया था या तो ए या तो बी या फिर दोनों में, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि दोनों में होना चाहिए अवयव, तभी इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन समझेंगे। इसको ए इंटरसेक्शन बी से सूचित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से सूचित करते हैं। एग्जांपल लीजिएगा जरा सा, एक ए हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है 2 3 4 है, बी हमारे पास मान लीजिए क्या है 3 4 6 है। अब यदि पूछा गया कि आपको ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको परिभाषा कहता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन वैसा समुच्चय होगा जिसमें ए और बी दोनों में उपस्थित सदस्य होने चाहिए। तो देखिए इसमें 3 4 सदस्य उपस्थित है, इसमें भी 3 4, यानी कि ये सेट किसका बनेगा, 3 और 4 का। यानी कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होना, उसको आप निकाल लो। यूनियन का मतलब जो जितना भी दिया हुआ सबको रख दो, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन निकाल लो। यूनियन रहता तो सारा का सारा जुट जाता, कॉमन कुछ नहीं निकालना था। इंटरसेक्शन है तो जो दोनों कॉमन है वो निकाल के क्या करेंगे, सेट बना लेंगे। तो ये बातें तो आपको स्पष्ट हो रही होंगी। ठीक है, फिर इसका भी प्रतिकारात्मक रूप हो सकता है। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ ए, या नहीं, यहाँ पे तो पक्का और कि x इज एलिमेंट ऑफ क्या होनी चाहिए, b भी होनी चाहिए। अतः क्या बोल सकते हैं कि तब x इज एलिमेंट किसका हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का, कब, यदि और केवल यदि x किसका एलिमेंट हो, a का, और x किसका एलिमेंट हो, b का भी हो। लेकिन याद रखना यदि x इसका एलिमेंट नहीं है, a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, x यदि a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है, तो आपको बोला गया है कि ये दोनों यानी कि x, या ध्यान दीजिएगा दो बातें आपको मैं यहां समझा रहा हूं कि x यदि a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है, तो x जो है a और x b का एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि x a या x b का एलिमेंट हो, और में नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं होगा, लेकिन दोनों में अलग अलग तो हो ही सकता है। हो सके x में a में हो, x b में नहीं हो।
ठीक है, या फिर बी में हो ए में नहीं हो, तो कॉमन पार्ट तो होगा नहीं, और यदि कॉमन पार्ट होगा नहीं तो वो इंटरसेक्शन को डिफाइन भी नहीं करेगा। तो ये इसका प्रतिकारात्मक रूप कहला जाता है। अब बात करें हम लोग वेन डायग्राम के ऊपर, हमारे पास 3 इमेज, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझिएगा, 3 इमेज में बना रहा हूं। एक इमेज में मैं क्या करता हूं, एक बड़े वाले वृत्त में एक छोटे वाले वृत्त को एंटर करा रहा हूं, ये कर रहा हूं ना, ऊपर देखिएगा ध्यान से, एक वृत्त में मैं क्या कर रहा हूं, बड़े वाले में छोटे वाले, यानी कि कहीं ना कहीं बड़ा वाला जो है छोटे वाले का सुपरसेट है, छोटा वाला बड़े वाले का क्या है, सबसेट है। दो में एक में क्या करता हूं, दोनों को मिक्स करता हूं, यानी दोनों में से कोई किसी का सबसेट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट दोनों में नंबर्स कॉमन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 और 4 कॉमन है, सबसेट है क्या, नहीं है सबसेट। तो इस तरह का जब इमेज हो, इस तरह का जब बनेगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कुछ पार्ट कॉमन कुछ पार्ट कॉमन नहीं। और एक मैं बना रहा हूं दोनों जगह डिफरेंट, यानी कि दोनों में कोई मैच नहीं है। मान लो ये यहाँ पर रहता है 1 2, यहाँ पे रहता है 3 4, क्या कोई मैच है दोनों में, नहीं मैच है। तो मैं 3 तरह का चित्र बना रहा हूं, मैं तीनों तरह का आपको समझा भी रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, B इज सबसेट, A इज सबसेट ऑफ B है, ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B है। यहाँ पर क्या है, आपका लिखा गया है A इज नॉट सबसेट ऑफ B तथा B इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ क्या, A। यहाँ पर तो दोनों क्या है, असंयुक्त है, दोनों क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इन बातों में कि यदि हमको इंटरसेक्शन दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, इंटरसेक्शन माने क्या, कॉमन पार्ट। इस वृत्त में कॉमन पार्ट कौन है, ए में भी इतना वाला पार्ट है और ये पार्ट तो बी का ही है, तो यानी कॉमन वाला पार्ट है कौन, ये वाला आपका क्या है, कॉमन पार्ट है। तो इंटरसेक्शन कहलाएगा कौन, तो ये वाला पार्ट कहलाया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कहला जाएगा। फिर जरा ध्यान से देखिए इस वाले इमेज में कॉमन पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आप बोलिएगा सर ये वाला मुझे कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये वाला कॉमन दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या कहला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका क्या मिल गया, यहाँ पर तो ए ही मिल गया ना, ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या निकल के आ गया, आपका ए आ गया। तो जो सबसेट है वही कहीं ना कहीं आ जाता है इसका रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन के बीच वाला पार्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भैया, इसमें दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि दो असंयुक्त समुच्चय हो, दो असंयुक्त समुच्चय हो तो उनके इंटरसेक्शन क्या होते हैं, 5 होते हैं, याद रखिएगा, काम में आएगा आपका। चलिए अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक पे, माइनस पे, यानी कि डिफरेंस पे। चलिए इस बात को समझते हैं। अंतर का मतलब क्या हो गया कि दो समुच्चय ए और बी का अंतर एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए का वह अवयव मौजूद हो जो बी में ना हो, यानी कि जब ए में बी को घटा दिए तो बी का सारा अवयव क्या होगा उसके अंदर से, यदि जो ए में मौजूद है वो क्या होगा, निकल जाएगा। यही कहना चाह रहा है ना। और क्या बताया गया है कि a माइनस बी से इसको सूचित किया जाता है, और a माइनस बी कभी भी बराबर b माइनस ए के नहीं होगा। आपको एक बार मैं बता दूं कि a यूनियन b रहे या b यूनियन a रहे, ये बराबर होता है, हम जस्ट पढ़ेंगे आपको क्रम विनिमय के अंदर। फिर याद रखिएगा कि a इंटरसेक्शन b जो होता है बराबर b इंटरसेक्शन a का होता है, ये भी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे क्रम विनिमय के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी इस बात को आप समझिएगा कि a माइनस बी बराबर नहीं हो सकता है, कौन सा, b माइनस ए। परिभाषाओं में थोड़ा फर्क भी आ जाएगा। अब चलिए इसके एग्जांपल को थोड़ा फटाफट समझ ले। एग्जांपल क्या कहता है उस बात को समझिएगा। एग्जांपल कह रहा है कि चलो ए एक सेट है, क्या है, कि 1 2 3 और 4 है। उसी प्रकार बी भी एक सेट है जिसके अंदर 3 4 6 और 7 है। आपको बोला गया ए माइनस बी निकालिए। क्या बोला गया, ए माइनस, ए में बी को घटाना है, तो कहा गया कि ए का वह सभी सदस्य जो बी में नहीं हो। तो देखो बी में क्या है, 3 4 है, 3 4 ये तो घट गया ना इससे, तो बचा क्या, ए माइनस बी बराबर क्या होगा, 1 और 2 होगा। क्या होगा, 1 और 2 होगा। यही बातें आपको समझनी है कि आपको बी का सारा सदस्य इसके अंदर से क्या करना है, हटा देना है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे क्या लिखा गया है, बी इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे क्या लिखा गया, दोनों में से कोई किसी का सबसेट नहीं है, ना तो ए इज सबसेट ऑफ बी ना ही बी इज सबसेट ऑफ ए, और ये दोनों तो असंयुक्त समुच्चय है ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें यदि हमको लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे। बोला क्या गया है आपको, a माइनस बी। ए माइनस बी कौन सा पार्ट होगा, ज्यादा ध्यान से देखिएगा। यदि हम उस पार्ट को घटा दें, ए का उस, ए सबसेट ऑफ बी है, ए के उस पार्ट को घटाएं जो बी में मौजूद नहीं हो, बी सॉरी ए में जो बी का पार्ट है उसको आप घटा लीजिए। तो यानी कैसे घटेगा, बी का पार्ट आपको घटाना पड़ेगा इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
ए इज सबसेट ऑफ बी। अब जरा से ध्यान से सोचिए कि ए यदि बी का सबसेट है तो बी का तो सब सदस्य ए के अंदर होगा ना, सबसेट है ना ये इसका, तो सारा सदस्य इसके अंदर होगा, तो क्या ए माइनस बी निकालना यहां पर पॉसिबल है क्या? तो बोलेंगे जी यहां पर क्या होगा, 5 हो जाएगा। क्या होगा, 5 हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिए हमको निकालना क्या है, a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, a माइनस बी, और b सबसेट किसका है, a का है। तो a माइनस बी कहने का मतलब b का कोई भी सदस्य a में नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट को हटा देंगे तो बचा हुआ सारा पार्ट मेरा क्या कहला जाएगा, ये जो बचा हुआ मेरा पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या कहला जाएगा, यही तो कहलाएगा क्या, a माइनस बी। बी को हटा दो ना, बी सबसेट है तो बी का सारा सदस्य ए के अंदर से घट जाएगा, तो जो बचा हुआ सदस्य होगा क्या होगा, ए का होगा। फिर यहाँ पे चलिए ए माइनस बी कह रहा है, क्या कह रहा है, ए माइनस बी। तो चलो बी का सारा सदस्य यानी बी इधर वाला है ना, तो जो जो कॉमन सदस्य है उसको बेटा दो, तो ये हटा दोगे, तो ये आप जैसे ही हटाओगे, सॉरी ये हटाना नहीं है, ये आपको रखना है, आपको इधर नहीं रखना हो। ये सदस्य तो हमको हटाना है ना इसके अंदर से, तो ये सदस्य तो हम क्या करेंगे, हटाएंगे इधर से, तो हमारा ये इमेज क्या बनेगा, बचा हुआ तो ये रह जाएगा ना एरिया, तो ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, a माइनस बी कहलाएगा। फिर इस वाले में तो क्या, इस वाले में तो क्या होगा, यही वाला कहलाएगा, इसमें तो दोनों असंयुक्त है, असंयुक्त है तो बचा हुआ कौन रहेगा, यही वाला पार्ट बचा हुआ रहेगा, तो ये वाला एरिया क्या कहला जाएगा, a माइनस बी। इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो घटेगा क्या, तो कुछ घटेगा ही नहीं, तो आपके पास क्या आ गया, a माइनस बी। ये दोनों क्या है, दोनों कैसे हैं, दोनों असंयुक्त है, कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय। और संयुक्त यानी डिस्क्रीट सेट के बारे में मैंने आपको बोल दिया, मैं उसको उसमें लिखाने में समय उसका मैं नहीं दूंगा आपको, बिकॉज उसका मैंने बता दिया है कि दो समुच्चय ए और बी क्या होते हैं, असंयुक्त होते हैं जब ए का कोई भी सदस्य बी में नहीं हो और बी का कोई भी सदस्य क्या हो, ए में नहीं हो, यानी कोई भी उभयनिष्ठ सदस्य इन दोनों में अवेलेबल नहीं हो। ये बातें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ थ्योरीज के ऊपर, कुछ इसके अंदर आपको परिमेय दिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं हम लोग फटाफट। आइए बात करें। देखिए एक चीज बच गया आपका यहाँ पर, समुच्चयों का पूरक क्या होता है, यानी कि पूरक समुच्चय किसको कहते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी समुच्चय ए का पूरक वह होता है जिसमें समष्टीय समुच्चय एस के वे सभी अवयव होते हैं जो ए में नहीं हो, यानी कि ए का सारा अवयव निकाल दीजिए समष्टीय से, तो बना हुआ जो समुच्चय क्या कहलाता है, पूरक समुच्चय कहलाता है, जिसको या तो हम लोग ए कंप्लीमेंट ऐसे या फिर ए कंप्लीमेंट ए डैश करके लिखते हैं, या तो ए टू द पावर सी के रूप में लिखते हैं। सपोज आपका एक समष्टि समुच्चय दिया गया है आपका 2 3 4 5 और यहाँ पर एक ए दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है, आपको बोला गया 1 2 3 इट इज, इसका कंप्लीमेंट क्या कहलाएगा, इसका कंप्लीमेंट वह कहलाता है, एक का पूरक वह कहलाता है जो समष्टि समुच्चय में इसके अलावा जो ये मौजूद है इसके अलावा सभी समुच्चय हो, तो ये आपका एक कंप्लीमेंट क्या कहलाएगा, तो ये दोनों हटा दो इसके अंदर से, तो ये दोनों हटा दो तो क्या बचेगा इसके अंदर 4 और 5 बचेगा, यानी दोनों को जब भी ऐड करोगे क्या मिलेगा तुमको, समष्टि समुच्चय मिल जाएगा ना, तो ये आपको क्या कहला जाता है, ए कंप्लीमेंट कहला जाता है। यहाँ पे आपको बातें क्या हो गई, क्लियर हो गई। कहीं ना कहीं एस माइनस ए होता है, क्या होता है, एस माइनस ए होता है। एस माइनस ए का मतलब यही तो होता है, इसका बराबर आप क्या लिख सकते हो, ए कंप्लीमेंट लिख सकते हो कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। अब बात करें, कुछ हम लोगों को 5-6 नियम पढ़ने हैं। यहाँ पर नियम कौन कौन से आपने नाम सुन रखे होंगे ज्यादातर नियम का, तो यहाँ पे एक वर्गसम नियम होता है, इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ है। फिर तत्सम नियम है, आइडेंटिटीज लॉ है। क्रम विनिमय का आप लोगों ने नाम सुन रखा है, क्रम विनिमय लॉ है। फिर सहचर नियम यानी एसोसिएटिव लॉ है। फिर वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। फिर डिमॉर्गन्स नियम यानी कि डिमॉर्गन लॉ है। तो ये डिमॉर्गन तो आपको यहाँ पे नया मिल रहा होगा, ठीक है। ये आपको आइडेम्पोटेंट लॉ नहीं मिलेगी, बाकी सारी आपने कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। डिमॉर्गन तो खासकर सेट थ्योरी के लिए ही है। तो चलिए हम बात करेंगे एक एक करके सारे लॉज के बारे में। तो चलिए आइए एक नजर डालें हम लोग फटाफट अपने नियम और कुछ थ्योरम है जो आपको मैंने बोर्ड पे यहाँ पे क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। हम लोग इसके ब्रीफ को ना धीरे धीरे करके जब हम लोग क्लास के सेशन से लेते जाएंगे, हर तरह का ब्रीफ आपको वहां पे मिलेगा, तो हम लोग उसको वहीं पर सॉल्व करके दिखाते भी जाएंगे। फिलहाल आप समझिएगा कि वर्गसम नियम किसे कहते हैं। तो कहा गया दोनों ही, यदि आप एक समुच्चय लो, आइडेंटिटी में भी आपको एक समुच्चय लेना है और वर्गसम में भी आपको एक ही समुच्चय पे बात करना है। तो यदि एक समुच्चय का इंटरसेक्शन हो या फिर यूनियन हो, तो वो खुद वही समुच्चय क्या आप होगा, प्राप्त हो जाएगा। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन भी ए होता है, ए का ए के साथ यूनियन भी ए होता है। इस बात को समझना बड़ा आसान है। यदि ए के अंदर दो अवयव है तो उसको उसी के साथ यदि हम इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों कॉमन हो जाएगा। यूनियन भी बनाएंगे तो दोनों वही चीज मिलेगा, तो यूनियन भी वही हो जाएगा।
तत्सम नियम के अंदर आपको बोला गया है कि ए का यूनियन यदि फाई के साथ लिया जाए तो आपको पता है कि ए के अंदर ज्यादा अवयव होगा तो बनाएगा क्या, ये बनाएगा। ए का इंटरसेक्शन यदि समष्टि समुच्चय के साथ लिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ समष्टि समुच्चय के अंदर कौन सा कॉमन मिलेगा, ए कॉमन मिलेगा, तो ए कॉमन हो गया। क्रम विनिमय आप सभी जानते हैं कि क्रम को क्या करना, बदलना। अभी पहले मैंने बात किया था इसका, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। लेकिन माइनस में ये नियम नहीं लगता है, इसलिए वहां पे ये नियम हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आपने सहचर्य के बारे में पहले ही पढ़ रखा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाता है। ये नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे प्लस में कि ए प्लस बी प्लस सी हो तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। यहाँ पर भी सेम नियम आपको उस तरह का पढ़ा होगा। वितरण नियम के बारे में क्या लिखा गया है, बोला गया है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो यहाँ पे साइन क्या है, यूनियन का है, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। फिर देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई यानी यूनियन के साथ, तो इसके बीच में यूनियन, बीच वाला साइन क्या होगा, कॉमन, तो बोलेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाता है। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लिखने के तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जो रटना की जरूरत पड़ेगा नहीं आपको। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है, तो यहाँ यूनियन है, तो दोनों के कंप्लीमेंट के बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो बोलेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। फिर देखो ए इंटरसेक्शन बी पे कंप्लीमेंट है, यानी दोनों के कंप्लीमेंट के बीच में कौन आएगा, यूनियन आएगा, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये डिमॉर्गन्स लॉ हो गया। तो आपने 5-6 तरह के नियम, वर्गसम नियम, तत्सम नियम, क्रम विनिमय, सहचर्य, वितरण और डिमॉर्गन्स पढ़ लिए। आइटम अपने 6 तरह के नियम पढ़ लिए। आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी, आपने इसका आप कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े। अब कुछ थ्योरम है, कुछ प्रमेय है, उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि a माइनस बी है जो बराबर होता है a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट। अच्छा a माइनस बी का मतलब जानते क्या है, a माइनस बी का मतलब जानते हैं कि a का सारा अवयव वैसा सारा अवयव का समुच्चय जो b में नहीं हो, ये होता है ना। तो अब ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये बोला a इंटरसेक्शन किसके, b कंप्लीमेंट के साथ। b कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, b का वह सभी सदस्य हट गया जो s में नहीं है, ये जो बी का वह सभी सदस्य हट गया जो एस में है, तो यानी एस का वैसा समझे जिसके अंदर बी का कोई भी सदस्य नहीं है। तो अब ध्यान देना कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लोगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, ए का वही सब सदस्य आएगा, ठीक है, ए का वही सब सदस्य आएगा जो बी में नहीं है। बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बी में नहीं होना, तो बी में नहीं होगा ये, ठीक है। चलो यहाँ से ध्यान दो, ए यूनियन बी बराबर बी होगा, कब होगा, जब ए इज सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल सही। ए यूनियन बी करोगे तो बी बड़ा है ना, तो यूनियन में बड़ा वाला आता है, इंटरसेक्शन में छोटा वाला आता है। ये बातें तो हमने यहाँ पहले भी कर रखी है, स्पष्ट है, अब खबर में समझा दो। बोला गया 3 में a माइनस बी यूनियन बी बराबर हो जाता है a यूनियन b। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, a का वह सदस्य जो b में नहीं है, फिर b के साथ ही यूनियन लोगो तो b ही ना मिलेगा जी आपको। तो ये बातें तो आपको क्या हो गया, स्पष्ट हो गया, ठीक है। a माइनस बी में आपने a को हटा, b को हटा दिया, फिर क्या बचा, ये तो कहीं कहीं a कंप्लीट, ये a बच गया, a यूनियन b करोगे फिर से क्या मिलेगा आपको, a यूनियन b ही मिल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, a माइनस बी यूनियन सी बराबर होता है a माइनस बी इंटरसेक्शन, उल्टा कर दो, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। फिर वही नियम लग रहा है a माइनस सी यूनियन, तो यहाँ पे क्या करना है, a माइनस बी इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा a माइनस सी। तो ये हमारा सारा रहा था थ्योरम, और ये आपका रहा क्या, थ्योरेटिकल कुछ पार्ट्स। तो चलिए अब हम लोग अगले कक्षा में, अगले वर्ग में हम लोगों ने मतलब सॉरी अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले सेशन में हम लोगों ने क्या करना है कि इसको ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए आप ट्राई करिए क्वेश्चन को बनाना, एक्सरसाइज 1.3। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर जम के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।